नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मध्यकालीन भारत को पढ़ रहे हैं हम, और मध्यकालीन भारत के संबंध में ये आपका तीसरा क्लास है। मध्यकालीन भारत के संबंध में ये आपका तीसरा क्लास है। और इससे पहले हमने इस्लाम धर्म का उदय, और इस्लाम धर्म के उदय के बाद महमूद गजनवी के आक्रमण, महमूद गजनवी के बाद हमें पढ़ना है भारत में तुर्क आक्रमण के संबंध में ही मोहम्मद गोरी के आक्रमण। मोहम्मद गोरी 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक गजनी का शासक रहा। ठीक है, ये गौर वंश का शासक था और इसने भारत पर कई बार आक्रमण किए तथा आक्रमण करने के बाद भारत पर नियंत्रण स्थापित किया। तो मोहम्मद गोरी के आक्रमण, मोहम्मद गोरी 1175 से 1206 ईस्वी तक गजनी का शासक रहा। मोहम्मद गोरी संसबानी तुर्क था। मोहम्मद गोरी को मोहम्मद शाम गोरी भी कहा जाता था और मोहम्मद गोरी संसबानी तुर्क कहलाता था। ठीक है, यानी कि ये भी एक तुर्क आक्रमणकारी था। ठीक है, और ये गजनी का शासक था। गजनी अफगानिस्तान में पड़ता है। ठीक है, गजनी का शासक था और इसके वंश का नाम था गौर वंश। इसके बाद मोहम्मद गोरी जब गजनी का शासक बना तो इसने सबसे पहले मुल्तान पर आक्रमण किया। जिस वक्त जौन से साल ये शासक बना 1175 ईस्वी में, उसी वक्त इसका सबसे पहला, यानी कि उसी साल इसका सबसे पहला जो आक्रमण था वो मुल्तान पर था। ठीक है, और मुल्तान पर इसने आसानी से विजय प्राप्त कर ली। ठीक है, इसके बाद मोहम्मद गोरी ने 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया और गुजरात का शासक उस वक्त हुआ करता था भीम सेकंड को ही मूलराज सेकंड भी कहा जाता है। भीम सेकंड को ही मूलराज सेकंड भी कहा जाता है। ठीक है, ये गुजरात का शासक था और इसकी संरक्षिका या इसकी सलाहकार थी इसकी माता, जिसका नाम था नायका देवी। ठीक है, अब जब मोहम्मद गोरी ने 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया तो गुजरात का एक क्षेत्र पड़ता है जो फिलहाल वर्तमान में राजस्थान में है, लेकिन उस वक्त गुजरात के क्षेत्र में हुआ करता था या गुजरात के सीमा में हुआ करता था। ये था माउंट आबू। माउंट आबू के निकट एक स्थान है जिसका नाम है कायाद्रा, जो अब वर्तमान में सिरोही जिले के अंतर्गत है। ठीक है, 1178 ईस्वी में माउंट आबू के निकट कायाद्रा सिरोही नामक स्थान पर मोहम्मद गोरी और भीम सेकंड के बीच युद्ध हुआ। ठीक है, और इस भीषण युद्ध में मोहम्मद गोरी की हार हुई तथा मोहम्मद गोरी को भीम सेकंड ने हरा दिया और हराने के बाद उसको बंदी बना लिया गया। ठीक है, तो ये भारत में मोहम्मद गोरी की पहली हार थी 1178 ईस्वी में गुजरात अभियान के दौरान। ठीक है, भीम सेकंड और मोहम्मद गोरी के बीच जो युद्ध हुआ, इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की हार हुई। ठीक है, और मोहम्मद गोरी को भीम सेकंड ने बंदी बना लिया। जब मोहम्मद गोरी को बंदी बनाकर दरबार में लाया गया, ठीक है, और उसको पेश किया गया, तो उसकी भीम सेकंड की माता का नाम था नायका देवी। नायका देवी के कहने पर मोहम्मद गोरी को मुक्त कर दिया गया, यानी कि आज़ाद कर दिया गया, छोड़ दिया गया। ठीक है, इसके बाद मोहम्मद गोरी ने अपना ध्यान उत्तर भारत की ओर, यानी कि उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों पर लगाया। उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों में, यानी कि जो पाकिस्तान के अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं आज के टाइम में, उन क्षेत्रों पर लगाया। तो 1179 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने पेशावर, जो पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है, इस पर आक्रमण किया और इसी वर्ष उसने कश्मीर पर भी आक्रमण किया तथा दोनों क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, इनके अधिकार स्थापित कर लिया। इसके बाद 1181 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने लाहौर पर अधिकार कर लिया और जब इसने लाहौर पर अधिकार किया तो इसकी सीमा पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय के साथ लगने लगी। ठीक है, ये मान लीजिए आपका ये भारत के क्षेत्र में, ये मान लो कि ये आपका पाकिस्तान है और यहाँ पर है आपका लाहौर। तो यहाँ तक उसकी सीमा लगने लगी। इधर था आपका दिल्ली, अजमेर और एक स्थान था आपका जी सांभर। ठीक है, इस क्षेत्र में
इस क्षेत्र में था पृथ्वीराज चौहान का शासन। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान, या जिसका नाम राय पिथौरा भी था, ठीक है, ये आपका दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में, अजमेर, दिल्ली, अजमेर, सांभर, इन क्षेत्रों में शासन कर रहा था। यहाँ का शासक था, जो एक प्रतापी शासक माना जाता था उस वक्त भारत में। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान अजमेर, सांभर, दिल्ली का शासक था। ठीक है, और इसकी राजधानी हुआ करती थी अजमेर। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान की राजधानी थी अजमेर, और अजमेर की जो स्थापना की थी वो की थी अजयराज ने। अजयराज ने अजमेर की स्थापना की थी। ठीक है, और ये चौहान वंश का शासक था। पृथ्वीराज चौहान वंश, ये चौहान वंशी शासक था। ठीक है, और इसके एक दरबार में एक कवि रहा करता था जिसका नाम था चंद्रबरदाई। ठीक है, जिसकी एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो में ही हमें सबसे पहले तराइन के युद्धों के बारे में, या मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो युद्ध हुए उन युद्धों की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो दरबारी कवि चंद्रबरदाई की पुस्तक पृथ्वीराज रासो से ही तराइन के युद्धों का वर्णन मिलता है। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी की जब आपस में सीमा टकराने लगी, लाहौर तक मोहम्मद गोरी का शासक हो गया, साम्राज्य फैल गया। उसके बाद जब दोनों की सीमा टकराने लगी तो इन दोनों के बीच एक युद्ध हुआ, तराइन का युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, ये तराइन पड़ता है हरियाणा में पड़ता है तराइन, और 1191 ईस्वी में यह युद्ध हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान की सेना आमने सामने आई, और इसमें पृथ्वीराज चौहान के 2 सेनापति थे जिनका नाम लिया जाता है। एक नाम था गोविंद राज तोमर और दूसरे थे चामुंड राय। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के 2 सेनापति थे, गोविंद राज तोमर और दूसरे थे चामुंड राय। ठीक है, इन दोनों ने मोहम्मद गोरी की सेना को बुरी तरह से पराजित किया, और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी किसी तरह से अपनी जान बचाकर भाग गया। इसके बाद 1 साल बाद फिर से और ज़्यादा तैयारी करने के बाद मोहम्मद गोरी फिर अगले साल आया, और उसी वक्त हुआ था आपका तराइन का सेकंड युद्ध। ठीक है, तराइन का सेकंड युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। ठीक है, और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई, और पृथ्वीराज चौहान, ये कहा जाता है कि इसमें पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, लेकिन इससे पहले की कुछ बात थी आपकी, पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ लेते हैं। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली, अजमेर और सांभर का शासक था, और इसके उत्तर पूर्व में पृथ्वीराज चौहान के उत्तर पूर्व में एक क्षेत्र था जिसका नाम था कन्नौज, और कन्नौज का शासक हुआ करता था जयचंद। कन्नौज का शासक था जयचंद। जयचंद की एक पुत्री थी जिसका नाम था संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान आपस में प्रेम करते थे। ठीक है, लेकिन जयचंद संयोगिता की शादी पृथ्वीराज चौहान के साथ नहीं करना चाहता था। जयचंद की पुत्री थी संयोगिता, और संयोगिता तथा पृथ्वीराज चौहान आपस में प्रेम करते थे तथा विवाह करना चाहते थे, लेकिन जयचंद जो उनके पिता थे वे शादी नहीं करना चाहते थे, इनकी शादी आपस में नहीं कराना चाहते थे, जिस कारण जयचंद ने अपनी पुत्री का स्वयंवर रचवाया जिसमें पृथ्वीराज चौहान को आमंत्रित नहीं किया गया, जिस कारण पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता को स्वयंवर से उठाकर उससे शादी कर ली, यानी कि उसका हरण करके उसकी शादी कर ली, जिस कारण वो कन्नौज के शासक जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच दुश्मनी बन गई। इसके बाद एक गुजरात का क्षेत्र था, और गुजरात का शासक था, गुजरात का क्षेत्र ये वाला पड़ता है आपका, और इसमें यहाँ का शासक था भीम सेकंड गुजरात के क्षेत्र का शासक था। ठीक है, जो एक प्रतापी शासक था, और यहीं पर एक क्षेत्र हुआ करता था माउंट आबू की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था इंछणी। ठीक है, इंछणी माउंट आबू की राजकुमारी थी जो गुजरात के शासक भीम सेकंड के क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता था। ठीक है, भीम सेकंड इंछणी से प्रेम करता था। ठीक है, लेकिन इंछणी पृथ्वीराज चौहान से शादी करना चाहती थी, और इसने पृथ्वीराज चौहान से शादी कर ली, जिस कारण भीम सेकंड और पृथ्वीराज चौहान के बीच भी दुश्मनी बन गई। ठीक है, और जब आपका तराइन का सेकंड युद्ध हुआ तो इन दोनों ने, ठीक है, जयचंद का साथ नहीं, पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया, यानी कि जयचंद और भीम सेकंड दोनों के दोनों पृथ्वीराज चौहान को अपना शत्रु मानते थे। ठीक है, लेकिन इसमें हुआ ये कि जब तराइन का सेकंड युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में, तो इस युद्ध में भीम सेकंड तो तटस्थ रहा, यानी कि उसने किसी का भी साथ नहीं दिया, लेकिन जयचंद मोहम्मद गोरी की सेना के साथ जा मिला। ठीक है, जिस कारण मोहम्मद गोरी की सेना काफ़ी शक्तिशाली हो गई और काफ़ी उसकी संख्या भी काफ़ी बढ़ गई। ठीक है, इसके बाद पृथ्वीराज चौहान
के जो क्षेत्रीय राजा थे, आसपास के जो राजा थे जिन्हें सामंत कहा जाता था, ठीक है, उन सब ने भी पृथ्वीराज चौहान को धोखा दिया तराइन के सेकंड युद्ध में, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान उनसे कर लिया करता था, ठीक है, जिस कारण उन्होंने भी तराइन के सेकंड युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया। और पृथ्वीराज चौहान की सेना तथा मोहम्मद गोरी की सेना तराइन यानी कि हरियाणा का जो तराइन क्षेत्र पड़ता है 1192 ईस्वी में इसमें आमने सामने आई और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई तथा हार के बाद पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी गई, मार दिया गया, ठीक है। और इस वक्त तराइन के सेकंड युद्ध के समय ही एक काफ़ी प्रसिद्ध हुए हैं संत जिनका नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तराइन के सेकंड युद्ध के समय ही भारत आया था, ठीक है, और इसने भारत में चिश्ती संप्रदाय की परंपरा रखी तथा ये इस तराइन के सेकंड युद्ध के समय जब भारत आया तो भारत आने के बाद अजमेर में बस गया, ये अजमेर में रहने लगा, ठीक है, और अजमेर में ही इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है, वहीं पर इसकी दरगाह स्थित है। इसके बाद मोहम्मद गोरी के एक गुलाम जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अजमेर का गवर्नर बनाया, यानी कि जीते हुए भारत के जितने भी क्षेत्र थे उन सब का गवर्नर किसको बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है। इसके बाद मोहम्मद गोरी ने 1194 ईस्वी में, 1192 के बाद 1194 ईस्वी में चंदावर या कन्नौज के युद्ध में जयचंद की हत्या कर दी, यानी कि इसके बाद चंदावर का युद्ध हुआ। चंदावर का युद्ध भी कह सकते हैं इसको, कन्नौज का युद्ध भी कह सकते हैं, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है आपका कन्नौज। इस युद्ध में जयचंद और मोहम्मद गोरी की सेना आमने सामने आई, जिसमें जयचंद की हार हुई और जयचंद की हार होने के साथ ही जयचंद की हत्या कर दी गई। इसके बाद 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने भारत में जाटों की एक जाति रहती थी, खोकर जनजाति, ठीक है, उसको खोकर जाति बोलते थे, उस पर आक्रमण किया, ठीक है, और खोकरों पर आक्रमण किया, यानी कि जाटों पर आक्रमण किया। और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी बुरी तरह से घायल हो गया, ठीक है। और मोहम्मद गोरी जब इस युद्ध में बुरी तरह से घायल हुआ तो इसी वर्ष मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई, ठीक है। तो 1206 ईस्वी में जाटों पर आक्रमण करने के कारण मोहम्मद गोरी घायल हुआ और इसी वर्ष मोहम्मद गोरी की हत्या हो गई, मर गया, ठीक है। इसके बाद मोहम्मद गोरी के गुलामों की बात कर लेते हैं। मोहम्मद गोरी के 4 गुलाम थे, एक का नाम था ऐबक, दूसरे का नाम था यल्दोज और तीसरे का नाम था कुबाचा और चौथा था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी की मृत्यु मोहम्मद गोरी के समय ही हो चुकी थी, ठीक है। बख्तियार खिलजी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसने बिहार पर आक्रमण किया और बिहार के नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट करवा दिया था। वहाँ से जितनी भी पुस्तकें थी उन सब में आग लगवा दी उसने, जितने भी प्राचीन तथ्य थे भारत के इतिहास के संबंध में उन सब को नष्ट करवा दिया था। फिर इसके बाद बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर आक्रमण किया। उस वक्त बंगाल में शासक हुआ करता था लक्ष्मण सेन, ठीक है, और लक्ष्मण सेन ने जब सुना कि बख्तियार खिलजी, ठीक है, बंगाल पर आक्रमण करने वाला है तो लक्ष्मण सेन अपने राज्य को छोड़कर भाग गया, ठीक है। तो इस प्रकार कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी ने बिहार और बंगाल दोनों को जीता था, यानी कि गोरी के साम्राज्य को बिहार और बंगाल तक फैला दिया था, ठीक है। इसके बाद मोहम्मद गोरी के बचे आपके 3 गुलाम और इन 3 गुलामों ने ही मोहम्मद गोरी के साम्राज्य को आपस में बांट लिया। ये मोहम्मद गोरी के गुलाम व दामाद भी हुआ करते थे, ठीक है। मोहम्मद गोरी का कोई पुत्र नहीं था, उसकी पुत्रियाँ थी और उसने अपनी गुलामों के साथ ही अपनी पुत्रियों का विवाह कर दिया था। तो ऐबक को भारत का क्षेत्र दिया गया, ठीक है, यल्दोज को गजनी का क्षेत्र दिया गया, कुबाचा को सिंध यानी कि काबुल व कंधार का क्षेत्र दिया गया, ठीक है। तो ऐबक के बारे में आप सब जानते ही हैं कि 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक ऐबक ने भारत में शासन किया, लेकिन भारत में ऐबक ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की और न ही वह कभी गद्दी पर बैठा, ठीक है। उसने जो है एक सेनापति के रूप में ही भारत में शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई तो भारत में था, ठीक है। तो लाहौर की जनता के कहने पर ही ये भारत का शासक बना और इसने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसे भारत की प्रथम मस्जिद माना जाता है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण इसी ने करवाया। इसी ने 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया अजमेर में, और इसी ने कुतुब मीनार का भी निर्माण प्रारंभ करवाया था, जिसे बाद में इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था, ठीक है। तो इसके बाद हमको जो अगली क्लास में पढ़ना है वो पढ़ना है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था भारत में तुर्क आक्रमण और मोहम्मद गोरी के संबंध में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे वे सभी मैंने इसमें
ऐड कर दिए हैं आपके, ठीक है। ओके, नमस्कार।